नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रोहित किशन और आज हम बात करने वाले हैं गदर 2 के बारे में। क्या है इस फिल्म में ऐसा खास कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना गर्दा मचाए हुए है। अभी 17 दिन में ही इस फिल्म ने 450 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन क्रॉस कर लिया है और ऐसा करने वाली ये हिंदी सिनेमा की पहली मूवी बन गई है जिसने फास्टेस्ट 450 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया है। हालांकि इसके ऊपर बाहुबली है, लेकिन वो एक डब्ड मूवी थी और एक पैन इंडिया रिलीज थी, तो उसको अगर एक्सक्लूड कर दें तो गदर इज नंबर 1 टू क्रॉस 450 करोड़ इन 17 डेज। और अभी शायद 18 दिन के बाद में इसने KGF 2 रॉकी की जो मूवी थी उसका भी कलेक्शन क्रॉस कर दिया है। तो क्या है इस फिल्म में? इस फिल्म से इंडस्ट्री को इतनी कोई खास उम्मीदें नहीं थी। ये फिल्म एक तरीके से कहा जाए तो एक अंडरडॉग थी, क्योंकि अनिल शर्मा ने काफ़ी लंबे समय से कोई हिट नहीं दी है। उत्कर्ष शर्मा को इतना लोग जानते नहीं हैं और बाकी के जो कलाकार हैं वो भी सारे नए चेहरे हैं। उसके अलावा सनी देओल भी काफ़ी लंबे समय से एक अदद हिट के लिए तरस रहे हैं और सनी देओल के समकक्ष जो हीरो हैं जैसे कि अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, ये सारे के सारे हीरो जो हैं चरित्र भूमिकाएं, पिता की भूमिकाएं, साइड रोल, मल्टी स्टारर इत्यादि इत्यादि फिल्म करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं इन दिनों। लेकिन सनी देओल की एक सोलो मूवी जिसमें वो सोलो हीरो है, हालांकि उत्कर्ष शर्मा सेकेंड हीरो है, बट इस फिल्म का पूरा दारोमदार सनी देओल के कंधों पर ही था और एक गदर का जो ब्रांड नेम है उसके ऊपर था। फिर भी इस फिल्म ने इतनी तबाही मचाई है, इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। बड़ी फिल्म हो गए, चाहे वो पठान हो, चाहे वो कोई दूसरी मूवी हो, दंगल हो, जिनके पीछे इतनी मीडिया हाइप थी, जिनके पीछे इतनी मीडिया ने उनको दुलार दिया था, उन सब के रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ती जा रही है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल हो रही है, उसी पर आज हम विचार करेंगे। और ये रीज़न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर बिजनेसमैन है, आप अगर एंटरप्रेन्योर है, आपका यदि कोई प्रोडक्ट है, तो उस वे में हम इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा अंडरडॉग प्रोडक्ट निकल के आया है जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड, सारे पुराने ब्रांड्स को ध्वस्त कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं ना, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। सनी देओल एक ऐसे अभिनेता हैं जो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं और वो कंटिन्यू बने रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी गैप ले लिया। हाँ, हालांकि साल 2 साल का गैप अभी 2010 के बाद से अगर हम देखें तो उनकी फिल्मों में आता रहा है और उनकी फिल्में भी कुछ खास चल नहीं पाई हैं। बावजूद इसके सनी देओल के अंदर वो करिश्मा है, सनी देओल के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो अपने दम पर किसी फिल्म को खींच के ले जा सकते हैं। उनके पास अनुभव है, उनके पास एक्सपीरियंस है और उनकी जो दमदार आवाज़ है, उनके जो देखने का स्टाइल है, कहते हैं ना, एक मासूमियत भी है उनके चेहरे में और एक आक्रोश भी है, एक संजीदगी भी है। जब वो स्क्रीन पर कुछ करते हैं तो आप मान लेते हैं कि हाँ, ये इंसान ऐसा कर सकता है। चाहे वो हैंडपम्प उखाड़ना हो, चाहे वो हथौड़े से जीप के पहियों को फोड़ देना हो, चाहे वो बिजली का खंभा उठा लेना हो, ऐसे काफ़ी सारे कारनामे इस फिल्म में दिखाए गए हैं। और ये सनी देओल का अनुभव है और उनका स्टारडम है कि आपको ये लगता है कि सनी देओल जो पर्दे पर कर रहे हैं वो रियल में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इमेज ही ऐसी है। बावजूद इसके कि उनके कोई 6 पैक एब्स नहीं हैं, बावजूद इसके कि उन्हें डांस करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है 40 साल का, वो एक प्राइमरी और मेजर फैक्टर है इस फिल्म की सफलता का। और ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक 67 साल के आदमी ने, जिसका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म था, एक ऐसा कमबैक किया है, अपने दम पर 450 करोड़ का बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा क्रॉस किया है कि हर कोई देखता रह गया है। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि सनी देओल का एक बहुत ही लॉयल फैन बेस है। सनी देओल सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक कल्ट हैं। उनके फॉलोवर हैं जो उनकी फिल्म देखना पसंद करते हैं, जो सनी देओल को पसंद करते हैं, जो घायल, घातक, दामिनी, कदर ऐसी फिल्मों में आता है और दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है। लोग वही सनी देओल देखना चाहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सनी देओल कॉमेडी और यहाँ वहाँ दूसरी चीज़ों में क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं। लोग उन्हें जिस अवतार में देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, फिल्म एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम अपनी भड़ास भी निकालना चाहते हैं कि हम वहाँ जाएँ, एंटरटेन हो, देशभक्ति की थोड़ी भावना जगे, फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो। गदर एक प्रेम कथा जो इसका पहला पार्ट था, 2001 में आया था, वो भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर आप उसको कह सकते हैं। हालांकि जब वो फिल्म रिलीज हो रही थी उसके समकक्ष लगान आमिर खान की रिलीज हो रही थी और मीडिया का सारा प्यार, प्रोत्साहन लगान को मिला था। और गदर उस वक्त भी एक अंडरडॉग थी। मैं खुद थिएटर में उस पिक्चर को देख के आया तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये पिक्चर इस तरीके का गदर काटेगी, और वाकई में उस पिक्चर ने उस तरीके का गदर काटा। लेकिन गदर का सीक्वल आने में पूरे 22 साल लग गए। इसके प्रोड्यूसर, इसके डायरेक्टर, इसके एक्टर ने जल्दबाजी नहीं मचाई इसका सीक्वल बनाने के लिए, इसके ब्रांड नेम को कैपिटलाइज करने के लिए। हालांकि उस वक्त में
ये भी एक वजह हो सकती है कि सीक्वल वगैरह का जो ट्रेंड था वो हमारे बॉलीवुड या फिर इंडियन फिल्म में था नहीं, लेकिन जब ट्रेंड शुरू हुआ तब भी इन लोगों ने गदर ब्रांड नेम को कैपिटलाइज करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट सनी देओल ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि गदर एक संपूर्ण फिल्म थी और मुझे डर लग रहा था कि हम गदर 2 क्यों बना रहे हैं, और मैं ही मना करता रहता था। साथ ही शक्तिमान तलवार जो इसके राइटर हैं उन्होंने भी काफ़ी टाइम लगाया। इनफैक्ट अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि शक्तिमान तलवार जी को मैं बोलता था कि आप गदर 2 के लिए कोई अच्छी स्टोरी लेके आइए, लेकिन वो एक अंगद का पाँव की तरह हैं कि वो अडिग हैं। जब तक उन्हें कोई कहानी नहीं मिलेगी तब तक वो मेरे पास आएंगे नहीं कहानी सुनाने के लिए। और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि नवरात्रि के दिन जैसे वो आए और उन्होंने कहा कि गदर जो थी वो इस तरीके की फिल्म थी जो रामायण से प्रेरित थी, जहाँ पर भगवान श्री राम सीता मैया को लंका से लेने जाते हैं और यहाँ पर तारा सिंह सकीना को, अपने बच्चे की माँ को, अपने प्यार को लेने जाता है पाकिस्तान। वहीं जो दूसरा पार्ट है वो अभिमन्यु के कुरुक्षेत्र से प्रेरित है कि अभिमन्यु जो था वो कुरुक्षेत्र में घुस तो गया लेकिन निकल नहीं पाया, क्योंकि निकलने का जो मार्ग था, निकलने का जो वे था वो सिर्फ अर्जुन को पता था। क्या होता अगर अर्जुन उस वक्त वहाँ पे होता और उसे पता चलता कि मेरा बेटा कुरुक्षेत्र में फंसा हुआ है, तो महाभारत उस दिन ही खत्म हो जाती, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे को जीवन के कुरुक्षेत्र में अकेला नहीं छोड़ता है। कहता है ना, आपका विजन ग्रैंड होना चाहिए, लेकिन उस विजन के जो एक्सपेंडिचर हैं वो उस हिसाब से आपको मिनिमल रखने चाहिए। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो ये महज 70 करोड़ रुपए में बनी हुई है, और अनिल शर्मा ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमने कास्ट एंड क्रू और वीएफएक्स से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया है। मोस्टली पैसा हमारा वहाँ पे लगा है, ना कि कास्ट एंड क्रू पे। 70 करोड़ रुपए में आजकल आप देखिए OTT के लिए जो कंटेंट बनता है वो भी नहीं बनता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो 1971 पर बेस्ड है। 1971 का अरोमा, वहाँ की वेशभूषा, व्हीकल, यातायात के साधन, बाकी सब चीज़ें, मतलब कितना ग्रैंड स्केल चाहिए उस तरीके की इमारतें, सब चीज़ उन्हें इस बजट के अंदर अकोमोडेट करनी थी। गदर भी ऐसे ही थी, वो भी एक काफ़ी लिमिटेड बजट में बनी थी। और आज की अगर हम बात करें आज के संदर्भ में, तो जो बेसिक लव स्टोरीज होती हैं जो हम देखते हैं वो तक 200-300 करोड़ रुपए में बन जाती हैं। इवन अभी हमने एक डिजास्टर देखा था 700 करोड़ का, आदि पुरुष, समझ में नहीं आता 700 करोड़ रुपए कहाँ लग गए इसके अंदर। यहाँ पर एक फिल्म है जो महज 70 करोड़ रुपए बनी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका विजन भले ही ग्रैंड हो, लेकिन उस ग्रैंड विजन के अकॉर्डिंग आपका बजट भी काफ़ी कसा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ओवर स्पेंड कर दें, ओवर बजट कर दें। अगर हम राजामौली का उदाहरण लें तो बाहुबली के टाइम में उन्होंने प्रभास को लिया, उससे पहले शायद प्रभास को कोई जानता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभास, अनुष्का, ऐसे तरीके के उन्होंने स्टार लिए जो एक लिमिटेड बजट में आ जाए, और उसके बाद एस राजामौली ने सारा का सारा बजट स्पेंड किया वीएफएक्स, आर्ट और प्रोडक्शन पे। तो इस चीज़ का हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। नो योर कस्टमर, आपको अपने कस्टमर का पता होना चाहिए, आपको अपनी कस्टमर की नब्ज़ का पता होना चाहिए कि उन्हें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, उन्हें कौन से प्रोडक्ट का उपयोग करना है या नहीं करना है। अनिल शर्मा और जी स्टूडियो ने यही काम किया है। उन्होंने एक ऐसी फिल्म नहीं बनाई जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए हो, जो एलीट क्रिटिक्स या मैं कहूँ समोसा क्रिटिक्स के लिए हो। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो मासेस के लिए हो, जो गांव में बैठा किसान भी देख सके और शहर में बैठा कोई अरब उद्योगपति भी। उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो हर दर्शक वर्ग के लिए, वो हर दर्शक के दिल में गए हैं। उन्होंने एक मास एंटरटेनर क्रिएट किया है, क्योंकि उनका शुरू से ही मोटो यह था कि हमें एक ऐसी फिल्म बनानी है जो सबको अपील करे। क्योंकि इससे क्या होगा, टिकट की रेट भले ही कम हो, क्योंकि टिकट की रेट कम रखनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा रखेंगे तो जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग उस टिकट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। टिकट की रेट भले ही कम होगी, लेकिन फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लेक्स या एलीट ऑडियंस के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। इसलिए अनिल शर्मा कई बार अपने ट्वीट्स में, अपने इंटरव्यू में बोलते रहते हैं कि गदर भारत की फिल्म है, क्योंकि ये पूरे भारत एक साथ इस फिल्म को देखना चाहता है, इस फिल्म को एंजॉय करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है। और जैसा कि हम काफ़ी सारे वीडियोस में देख भी रहे हैं, लोग ट्रैक्टर में भर के आ रहे हैं, ट्रक में भर के आ रहे हैं। गदर 1 के टाइम पे भी यही क्रेज़ था, गदर 2 के टाइम पे भी यही क्रेज़ है। और अभी तीसरा हफ्ता हो गया इस फिल्म को। मैं अभी 26 तारीख को इस फिल्म को वापस देखने गया था राज मंदिर सिनेमा हॉल में अपने पूरे परिवार के साथ। मैं दोबारा देख रहा था, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख ली थी, लेकिन मैं कहूँ कि पूरा राज मंदिर फुल पैक था और लोगों ने खूब एंजॉय किया। इवन मेरी 10 साल की बिटिया भी खूब ज़ोर ज़ोर से ताली मार रही थी, चिल्ला रही थी, हूटिंग कर रही थी। मतलब एक 10 साल का बच्चा भी उस फिल्म को एंजॉय कर रहा है। और उनके बगल में ही 60-70 साल के बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए थे, उनका पूरा परिवार था। तो कहने का मतलब ये एक पूरे परिवार की फिल्म थी, जिसमें कोई नंगापन नहीं है, कोई अश्लीलता नहीं है,
कोई वोक एजेंडा नहीं है, कोई लेफ्ट लिबरल्स का एजेंडा नहीं है, ये एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट मूवी है। इसी कारण ये फिल्म इतना गदर मचा रही है। अगर इस फिल्म को आप गौर से देखें तो ये फिल्म कहीं ना कहीं गदर 1 के टेम्पलेट पर ही आपको देखने को मिलेगी। शुरू में थोड़ा सा एक्शन, फिर थोड़ी सी स्टोरी, फिर थोड़ा सा एक्शन, फिर थोड़ी सी स्टोरी, फिर वही पाकिस्तान जाना। मतलब अगर आप टेम्पलेट देखें अगर इस फिल्म का, तो ऐसा लगता है कि गदर के टेम्पलेट में उसको पिरो दिया गया और बीच बीच में गदर के जो सीक्वेंस थे पहली फिल्म के वो भी आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आप पूरे कनेक्टेड महसूस करें। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये हम गदर जैसी कोई मूवी देख रहे हैं या फिर गदर का ही सेकंड पार्ट देख रहे हैं। आप कहीं भी इससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब भी आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें और नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो आप हमेशा ये याद रखें कि उस नए प्रोडक्ट में उस पुराने प्रोडक्ट की मेमोरी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो वो हमारे जैसे जाते हैं, क्यों? क्योंकि जिससे पता चल सके कि हाँ, ये उनका ही बेटा है या फिर ये हमारा ही खून है ना। एक मेमोरी हर चीज़ की रहती है। तो इस फिल्म को भी देखते वक्त हमें ये महसूस होता है कि हम गदर का ही सेकंड पार्ट देख रहे हैं। हमें कहीं भी डायरेक्टर जो है वो गदर से डिस्कनेक्ट नहीं करता है। हमारे बॉलीवुड में क्या होता है, जब भी किसी का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आता है तो उसमें मेन हीरो भी चेंज कर दिया जाता है, या फिर मेन हीरो वो रहता है तो कहानी चेंज कर दी जाती है, कैरेक्टर चेंज कर दिए जाते हैं। ऐसा काफ़ी देखने को मिलता है। लेकिन गदर मैं कहूँगा कि एक सही मायने में एक सीक्वल है, जैसे हम सीक्वल कह सकते हैं। वो सिर्फ ब्रांड कैपिटलाइजेशन नहीं है। गदर फिल्म की यूएसपी क्या है? पहली, गदर का ब्रांड नेम, दूसरी सनी देओल, और तीसरा हैंडपंप का सीन। मतलब गदर, सनी देओल और हैंडपंप, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर वो लोग हैंडपंप का सीन इस फिल्म में नहीं रखते तो लोगों को कहीं ना कहीं निराशा होती। काफ़ी सारे लोग तो ये देखने गए थे कि वो हैंडपंप के सीन के साथ क्या किया, क्या उखाड़ा, क्या नहीं उखाड़ा, क्या किया, क्या। और जिस तरीके से हैंडपंप के सीन को फिल्माया गया है, वो पहले गदर में जो हैंडपंप का सीन था उससे भी एक लेवल आगे लेके गए हैं। और अब थर्ड गदर अगर बनती है तो उसमें उस हैंडपंप का क्या उपयोग करते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अगर इस फिल्म में भी वही सेम सीक्वेंस को वो कर देते थोड़ा सा और ग्रैंड करके कि हैंडपंप को ये किया, वो किया, उखाड़ दिया, तो उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना इम्पैक्ट अभी आया उस हैंडपंप के सीन को। मतलब हैंडपंप को बिल्कुल एक फुटेज दिया गया जैसे कि हैंडपंप का कैमियो, जैसे किसी का कैमियो रहता है। तो हैंडपंप इस फिल्म का यूएसपी है। सनी देओल इस फिल्म के यूएसपी हैं। उर्जा काले कामा और मैं निकला गड्डी लेके, ये सॉन्ग्स भी गदर ब्रांड के यूएसपी हैं। तो उन्होंने अपने यूएसपी को बरकरार रखा है। तो दोस्तों, यही थे कुछ एक पॉइंट्स जो मुझे लगा कि गदर की सक्सेस के पीछे इन सब का बहुत ज़्यादा हाथ है, प्रोमिनेंट हाथ है। और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पूरी टीम शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत क्लियर थी कि हमें अपनी फिल्म में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। क्रिटिक्स ने, रिव्यूअर ने काफ़ी सारी अटकलें लगाई कि हमें ऐसा देखना, हमें वैसा देखना है। लेकिन गदर की टीम को पता था कि हम कस्टमर को क्या दिखाने वाले हैं। हो सकता है कुछ एलिट क्रिटिक को ऐसा लगे कि यार तारा सिंह को डिप्रेस दिखा देते हैं, गुस्से में दिखा देते हैं, एंग्री दिखा देते हैं, हल्क टाइप का दिखा देते हैं। तारा सिंह हल्क टाइप का है, लेकिन अगर उस तरीके से उस कैरेक्टर को मोल्ड किया जाता है, उसकी कोई दूसरी कहानी बनाई जाती, तो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं गदर की लेगेसी से और उन्हें लगता है ये कुछ अलग ही इन्होंने गदर कर दिया। और साथ ही वो फिल्म मास को भी अपील नहीं करती। मास को वही चाहिए, एक फिल्म में क्या हो, गाने अच्छे हों वो हैं, इमोशनल अटैचमेंट हो वो है, एक्शन हो वो है, पैट्रियटिज्म हो वो है, मारदाड़ हो वो है, सनी देओल हो वो है, सब चीज़ इस फिल्म में है। इसको कहते हैं टोटल एंटरटेनर। तो एलीट क्रिटिक या समोसा क्रिटिक जो भी रिव्यू दें, 2 स्टार 3 स्टार या जो भी उन्होंने रिव्यू दिया, उनको जो भी उनका संदर्भ रहा है इस फिल्म के प्रति, वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता ने इस फिल्म को अपने कंधों पर उठा लिया है। हालांकि काफ़ी सारे लोग अभी कह रहे हैं कि ये पठान से रेस में, मुझे नहीं लगता इसका पठान के साथ कोई कंपैरिजन है, क्योंकि पठान के मोस्टली जो कलेक्शन थे वो हमें पता है कैसे थे। लेकिन गदर एक ब्लॉकबस्टर है और बॉलीवुड को, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इससे सीखना चाहिए कि एक आम भारतीय का दिल क्या चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे यूट्यूब एल्गोरिदम में इस वीडियो को मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।